तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे एक ट्रायंगल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने वीडियो का एडिशन करना सीखा था। लास्ट जो चैप्टर था, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वो उसमें हम लोगों ने वेक्टर कैसा होता है, वेक्टर का नेचर कैसा होता है, वेक्टर कैसे दिखता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था कि वेक्टर को कैसे बना सकते हैं, राइट, कैसे दिखा सकते हैं, वो भी बताया था आपको मैंने। और ये बताया था कि वेक्टर में एक खासियत होती है कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, राइट, वही उसको अलग बनाती है। ओके, एंड तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है, वो सीधी अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 सबको आपस में जोड़ सकते हैं, मतलब जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को आप 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 40 डिग्री सेल्सियस को आप सीधे जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स से अगर कोई कहे कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स में आपको ये जरूरत होगी पूछने की कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। ओके, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग स्पेशली अलग तरीके से पढ़ते हैं, और मोस्टली आपको पूरी फिजिक्स में आपको वेक्टर का इस्तेमाल है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि वेक्टर को कैसे मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर कैसे दिखता है। लेकिन हम लोगों को आज हम सीखना है कि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। वेक्टर एडिशन हम लोगों को सीखना है आज। वेक्टर एडिशन कैसे होगा वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वेक्टर एडिशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेक्टर एडिशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगुलर मेथड आपको बताया था मैंने, ट्रायंगुलर मेथड, जिसमें अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, पूरा दिखाऊंगा कैसा होता है ट्रायंगुलर मेथड। दूसरा होता है, मैंने बताया था आपको, पैरेललोग्राम मेथड। तो मोस्टली जितनी भी चीज़ें हम लोग वेक्टर को जब ऐड करते हैं, मोस्टली जो बहुत फेमस है, हमेशा आपके काम में आने वाला है ये चीज़, पैरेललोग्राम मेथड। वो उसमें क्या होता है, उसमें खास अंतर होता है। जैसे अगर ट्रायंगुलर मेथड की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रायंगुलर मेथड में क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगुलर मेथड की बात करूं, मैं यहाँ थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ट्रायंगुलर मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर होता है कुछ इस तरह से, कोई दूसरा वेक्टर होता है, हो सकता है कि जो दूसरा वेक्टर है कुछ इस तरह से हो, इस तरह से है, ठीक है, और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इन दोनों से पास आउट करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन दोनों को मिलाकर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं रेड पेन से इसका जो टेल है वो इसमें ऐड कर देता हूँ, मतलब पहले वाले के हेड में, और जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरीके से, राइट। मतलब ये क्या है, जो बी वेक्टर है, ये वाला जो रेड वाला जो है, ये एक वेक्टर है जो किस में जुड़ा हुआ है, पहले वाले वेक्टर में जुड़ा हुआ है, उसके हेड से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ इसका, मैं अगर कहूँ ये कोई वेक्टर ए है, मैं वेक्टर का साइन बना देता हूँ, एरो, और ये जो दूसरा वाला रेड वाला ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये भी कोई वेक्टर है, इसका भी कुछ साइन बना दिया मैंने ये। एंड जो तीसरा वाला है जो इनका रिजल्टेंट है, तो ये किस इस तरह से होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो मतलब ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो मैंने लिखा है ना, ये जो पूरी चीज लिखी है, ये जो पूरी चीज होगी, इसी को हम लोग रिजल्टेंट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट जो है भाई, ये क्या है, ये सम है, मतलब दो वेक्टर्स का सम है। तो रिजल्टेंट को हम लोग आर से दिखा देते हैं, तो ये कुछ सम होगा। अब सिंपल से आता है, अगर कोई वैसे, अगर मैं ये कहूँ आपसे, कोई वेक्टर ए जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ था, वेक्टर ए जो है वो कुछ दिया हुआ था, लेट्स से हो सकता है ए आई प्लस बी जे, राइट, एंड सी के, ये कुछ वेक्टर हमको दे रखा था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और दूसरा वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा था। मान लीजिए ये a1 i प्लस ये कुछ दूसरा कोएफिशिएंट है b1 j, और तीसरा जो टर्म है वो कुछ c1 k करके है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, तो मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ेगा भाई, ए को, मतलब आई को आई में जोड़ूंगा, और जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, तो आई का आई वाले में जोड़ूंगा, बी का बी वाले में जोड़ूंगा,
और सी का सी में जोड़ते हैं। कुछ इस तरह से हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं। अगर मैं कहूँ a प्लस बी क्या होगा, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा a प्लस a1i, ये कुछ बंद कर देंगे इसको हम, i वेक्टर प्लस दूसरा वाला जो यहाँ पर है ये वाला, तो ये हो जाएगा b प्लस b1j, राइट। कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा। एंड फाइनली c प्लस c1k, ये कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा। आई थिंक मेरे पीछे छुप गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। ओके, c1k हो जाएगा। फाइनली इससे क्या होगा, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मतलब मैं इसका जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूंगा, बिकॉज ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मतलब ये चीज जो वैल्यू लिखी हुई थी ये r के बराबर लिखी हुई थी, वेक्टर r के बराबर। वेक्टर r कुछ नहीं, एक रिजल्टेंट है। अगर मैं जब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कुछ इस तरह से निकालूंगा, देखिए, मतलब ओ माय गॉड, ये तिरछा होगा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ उसको। तो r जो होगा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा और इसकी दोनों तरफ मॉड लगा दिया जाएगा, इसको मॉड बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब a प्लस a1 का स्क्वायर प्लस b और b1 का स्क्वायर, मतलब इस वाले टर्म का स्क्वायर, सीधा तीसरा वाला जो टर्म है क्या है, c प्लस c1 k, c1 का स्क्वायर, c प्लस c1 का स्क्वायर, k जो है उसका टर्म है ये c। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट वहां से निकाल लेंगे। अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में अगर वैल्यू दे रखी है, वेक्टर a कुछ वेक्टर b करके, तो हम फाइनली दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, और फाइनली हम उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे इस तरह से। ओके, और अगर लेट्स से कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन में वेक्टर के फॉर्मेट में ना देके, इस फॉर्मेट में ना देके वो कुछ देता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कोई एक वेक्टर दे रखा होगा इस तरह से और उसकी कुछ लेंथ दे रखी होगी। मैंने कहा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है वेक्टर a, सिर्फ a, वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड सिर्फ a बोल दिया, और लेट्स से वेक्टर जो b था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो सिर्फ b बोल दिया, वेक्टर b जो था उसका जो मैग्नीट्यूड वो सिर्फ b बोल दिया। तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और वो कब करते हैं, जब बेसिकली हमको वेक्टर कम हमें मैग्नीट्यूड दे रखा होता है, ठीक है। हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको नया स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ से। अगर मैं नया स्लाइड ले रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग में कोई फर्क तो नहीं आया है। हाँ, रिकॉर्डिंग में कोई फर्क नहीं आया है। तो अगर मैं कहूँ पैरेललोग्राम मेथड की, तो चलिए पैरेललोग्राम मेथड स्टार्ट करते हैं। पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन है मेरे पास, ये पैरेललोग्राम मेथड हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम मेथड किस तरह से होता है कि लेट्स से कोई दो वेक्टर इस तरह से होंगे स्पेस में, कोई एक वेक्टर a है ये, राइट, वेक्टर a लिखा है मैंने कुछ इस तरह से, एंड वेक्टर b जो है वो कुछ इस तरह से। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको डिस्टिंग्विश करने में इजी हो जाए। ये कुछ वेक्टर b है, वेक्टर b। अब मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ना मान के सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा क्या मान लेता हूँ, सिर्फ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, मैंने दोनों में से एरो हटा दिया है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ना बेटा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से इनके बीच में से गुजरेगा, ये गुजरा, ठीक है, ये कुछ इनका रिजल्टेंट होगा। फाइनली क्या होगा कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों की लाइंस को, सारी लाइंस को मिला देंगे आपस में। ये कुछ हमने इन लाइनों को मिला दिया, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसको थोड़ा रिजल्टेंट को आगे बढ़ा लेते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और मैंने इसको इस तरह से बंद कर लिया। तो ध्यान से देखिए, ये जो शेप है, इसी शेप को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। इस शेप की खासियत ये होती है कि ये जो लाइंस है ना, ये आमने सामने वाली जान, इनको अपोजिट लाइंस बोलते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूं, यहाँ से यहाँ तक जो है मैं यहाँ से बोल दूं P, इससे बोल दूं Q, इसे R बोल दूं, और ये S हो जाएगा। अगर मैं इसको S बोल देता हूँ, तो जो P Q R S है ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि जिसमें P S जो है वो बराबर होती है R Q के, राइट, मतलब जो P S है, ये जो लंबाई है इस लंबाई के बराबर होती है, और साथ में एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। मतलब P S जो है वो पैरेलल होती है R Q के,
ये बात अगर आपको दिमाग में होगा तभी आप समझ पाओगे कि ये पैरेललोग्राम है। एंड सेकंड, ये अब इसी तरीके से ये वाली जो साइड है पी क्यू, ये इसके इक्वल होगी और साथ में पैरेलल भी होगी। पैरेलल का सिंबल है ये, है ना, सबको जानता है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें सारा काम जो करना है बेसिकली उस रिजल्टेंट पे करना है। तो यहाँ का जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए है, राइट। अगर ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो मैंने कहा कि ये जो लंबाई है एग्जैक्टली इस लंबाई के बराबर है, ओके। इस लंबाई के जब बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी मैं हरे पेन से लिख देता हूँ, ये जो लंबाई बी थी यही सेम लंबाई ये लंबाई के बराबर होगी, तो मैंने लिख दिया ये बी हो गई, ठीक है। तो अभी मेरे को ये यहाँ तक की लंबाई ए मिल गई, ये बी मिल गई, लेकिन मेरे को लंबाई चाहिए ये वाली अगर मैं लंबाई निकालना चाहूंगा तो मेरे को पाइथागोरस का इस्तेमाल करना होगा। पाइथागोरस का इस्तेमाल करने के लिए तो अभी मेरे को ये लंबाई चाहिए। ये लंबाई निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं इसी डायग्राम को बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं ये जो डायग्राम है ना इसको बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसी का ही इस्तेमाल है, तो मैं इसको बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये कुछ यहाँ पर ये जो लंबाई थी ये पी क्यू हो गई आपकी, ये क्यू था आपका, ये तुम्हारा कुछ ये तुम्हारा आर था, और ये साथ में ये जो लंबाई आई है ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है भाई, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो मेरे को ये लंबाई चाहिए, राइट, मेरे को ये लंबाई चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस ने ये कहा था कि अगर आप कोई भी हाइपोटेनस की लंबाई चाहते हैं तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी आप ये लंबाई निकाल सकते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने की साइड वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो रह जाता है उसे बेस बोलते हैं, इसे हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, राइट, ये परपेंडिकुलर बेस। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल है ना ये राइट एंगल नहीं है, मतलब राइट एंगल का बोले तो मतलब ये 90 डिग्री का नहीं है, तो 90 डिग्री का हम लोग बना लेंगे। जब जो चीज हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज को बना लेते हैं। कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक काम करो बेटा, इस लाइन से मैं यहाँ से एक पेन चेंज करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस टी रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है। इसका नाम अगर मैं टी रख दिया, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ये राइट एंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल मेरे पास जो ट्रायंगल बना है वो कुछ इस तरीके का बन गया है। एक ये तुम्हारा क्या हो गया, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया आर आपका, और ये हो गया आपके पास पी, और फाइनली ये पहले से क्यू था। अब मेरे को ये लंबाई चाहिए और ये लंबाई चाहिए। अगर मैं ये दोनों लंबाई फाइंड आउट कर लूँ, ये लंबाई और ये लंबाई, तो मैं ये निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से, राइट। पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस की भी सुन लो बेचारे की। पाइथागोरस ने कहा था कि आपका जो बेस होगा, बेस क्या है यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी आर के स्क्वायर। मतलब क्या कहना चाहता है ये, मतलब बेस का स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ जिंदगी से चल रही है अपनी। लेकिन मैं ये मेरे पास लंबाई है तो नहीं, मैं निकालूं कैसे, और ना मेरे को ये पता है, क्योंकि ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई से पता है, क्योंकि ये तो ए है, लेकिन ये लंबाई नहीं पता है जो रेड में है, रेड वाली लंबाई मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मेरे को पी क्यू के लिए पी टी के लिए, सॉरी ये टी ना क्यू ना होगी, ये टी होगा, यहाँ पे ये टी है बेटा, सॉरी ये टी होगा। तो अब एक काम करते हैं बेटा, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो लंबाई है ये क्या थी, ये बी थी, ये जो है ना आर क्यू क्या थी, ये बी लंबाई थी। मैं इसका पेन चेंज हरा कर लेता हूँ जिससे आपको इजी रहे समझने में। ये लंबाई बी है और ये लंबाई मेरे को नहीं पता है, ना ही ये लंबाई पता है, लेकिन ये पता है कि ये एंगल जो भी होगा वही होगा जो एंगल पहले था इन दोनों वेक्टर के बीच का। इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल जो था वो थीटा मान लो। तो ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफकोर्स ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे बराबर होगा ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो ध्यान से देखो, आपने 9th क्लास में अगर आप पढ़कर आए हो मैथमेटिक्स तो आपको पता होगा अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं और इनके बीच में ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो ये जो एंगल होगा आपके पास,
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये जो एंगल था ना, ये एस पी क्यू के बीच में जो एंगल था, मतलब है दो वेक्टर के बीच का जो एंगल था, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, मतलब ये एंगल जो है थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो गया और ये लंबाई कितनी है? बी है, तो ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ यहाँ की जो लंबाई होगी वो होगी बी कॉस थीटा। ये लंबाई होगी बी कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये लंबाई कितनी होगी? बी साइन थीटा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस, अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस। मैं थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो गई यहाँ पे, आई थिंक मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। स्लाइड अगर मैं चेंज करूँगा तो ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ से स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला, अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे बेटा? और पेन भी चेंज कर लेता हूँ साथ में, लगे हाथों। बेटा हम तक यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपके पास ये थोड़ा गंदा हो गया, बता देता हूँ उसको। ये जो है ना, हाँ, ये लंबाई एग्जैक्टली ये दूसरी लंबाई, ये लंबाई, ये पॉइंट कौन सा था? ये टी पॉइंट था। देखो बेटा ये पॉइंट कौन सा था? ये टी पॉइंट था। देखो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, तो ये टी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट था ये पी पॉइंट था। ये यहाँ पर कहीं पी क्यू आर, ये एस पॉइंट था। ठीक है, तो हमने यहाँ की जो लंबाई निकाली है वो कितनी निकाली है? मतलब एस की जो लंबाई निकाली है वो कितनी निकाली है? बी साइन थीटा। और ये जो लंबाई निकाली है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो पी क्यू जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से जो लंबाई निकाली है वो कितनी निकाली है? बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं पूरा फाइनल एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं एग्जैक्टली इसी जैसा ही, मतलब यही सेम एंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं विद एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो कुछ इस तरह से होगा। ये लाइनें थोड़ी गंदी गंदी हो गई हैं, तो मैं साफ सुथरा ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं फिर से ही ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, ये ये लाइन हो गई और एग्जैक्टली बहुत बुरा बनता है ये। अब मेरी ज़्यादा अच्छी आदत नहीं है पेन चलाने की, ये वाली डिजिटल पेन की, इसलिए खराब हो रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी वो थी ए, और ये हो गई बी कॉस थीटा। तो ये पूरी जो लंबाई हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगी। एंड ये जो लंबाई आई है ये आई है बी साइन थीटा। ठीक है, ये जो लंबाई आई है बी साइन थीटा। तो ऑफकोर्स ये वैल्यू बता सकता हूँ किससे? पाइथागोरस की हेल्प से। तो पाइथागोरस ने क्या बोला? पाइथागोरस क्या कहते हैं? पाइथागोरस कहते हैं कि ये पॉइंट आपका पी था, ये टी है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था? पी क्यू आर, आर पॉइंट है ये, है ना। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं? पाइथागोरस कहते हैं कि आपका जो लंबाई होगी ना, पी टी का स्क्वायर जो होगा, पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी आर के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पी आर क्या है? पी आर कुछ नहीं है, वेक्टर। एक हमारे पास क्या है? ये एक रिजल्टेंट है, तो मतलब ये कुछ नहीं है, रिजल्टेंट का स्क्वायर। मैं आर लिख देता हूँ उसके बाद, रिजल्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कुछ नहीं है ये रिजल्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है पी टी की जो वैल्यू आई है कितनी आई है? पी टी की जो लंबाई है वो है ए प्लस बी कॉस थीटा, और आर टी की जो लंबाई है वो है बी साइन थीटा। तो मैं इसकी जगह पे रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ये ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया का होल स्क्वायर, और आर टी क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर का। ठीक है, अब जब आप इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ए स्क्वायर, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा कुछ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ ये? भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पूरा b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab cos थीटा। फाइन, और ये कितना हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस साइन, सॉरी प्लस नहीं है बीच में, कुछ मल्टीप्लाइड का साइन था, तो ये साइन प्लस नहीं होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, ये आर स्क्वायर के। ठीक है, आर स्क्वायर के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हरा कलर का दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जब ये 1 होता है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर कॉमन लेते तो फिलहाल बी स्क्वायर रह गया, क्योंकि इसके जो मल्टीप्लाइड में था वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था, वो 1 हो गया। फाइनली क्या हो गया, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, और ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। यहाँ से आर की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, थीटा क्या चीज है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या चीज है, थीटा है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है साहब, तो हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्टेंट की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें सिंपल सी बात है, अगर कोई वेक्टर इस दे रखा होगा, उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में उन दोनों के बीच का एंगल, तो हम उसके बीच की जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट की लेंथ बता सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। रिजल्टेंट का आप मैग्नीट्यूड यहाँ से बता सकते हैं इजीली। फाइन, मैं देख रहा हूँ कि आपको दिख भी पाएगा या नहीं, और यस फाइन, ये आपको दिख रहा है और आप इसको समझ सकते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, और दूसरी चीज मैं स्लाइड चेंज करके मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है ना, आर एस, ओ माय गॉड ये गंदा आ रहा है, हाँ, ये जो वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट, ये कुछ आया इस तरह से। ठीक है, तो अभी मेरे को ये दूसरी चीज क्या पूछेगा, दूसरी चीज पूछेगा आपसे डायरेक्शन क्या है, मतलब ये जो आपका रिजल्टेंट निकला था ना, ये जो दो वेक्टर थे कुछ इस तरह से, ये कुछ दो वेक्टर थे ना इस तरह से, ये कुछ दो वेक्टर थे इस तरह से, ये कुछ दो वेक्टर थे, राइट, तो उनका जो रिजल्टेंट है ये निकला था यहाँ से बीच में से। तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल मैंने मान लिया ये लैम्डा है, या फिर कुछ ही मान लो लैम्डा मान लिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, वो था थीटा, है ना। थीटा क्या चीज को मान रहे हैं आप, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वन ऑफ द, या फिर कह सकते हैं एक वेक्टर से एंगल कितना बना रहा है रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू है। फाइनली तो मैं कह सकता हूँ tan लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमेशा tan थीटा ऐसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस से निकालते हैं ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या था यहाँ से, ये था b sin थीटा, क्या वैल्यू थी इसकी, b sin थीटा, और यहाँ की यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो थी a प्लस b cos थीटा, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग उसकी डायरेक्ट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा b sin थीटा, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस b cos थीटा, ठीक है, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई tan लैम्डा की। tan लैम्डा कुछ नहीं है, ये कई बार आपसे डायरेक्शन जब पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जब आपको कभी भी वो डायरेक्शन पूछेगा तब आपको ये चीज वहां लगानी है, ठीक है, ये आपका एंगल होगा। तो अभी मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके, जब तक के लिए बने रहिए वीडियो पे। और अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से हैं कि उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, जो उनके मैग्नीट्यूड्स हैं वो a है, मैग्नीट्यूड्स जो है वो तो इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों के, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, कुछ इस तरह से है। मेक्स एन एंगल थीटा, ये थीटा है, इसको सही कर लेना, ये कुछ थीटा दे रखा है, विद ईच अदर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, रिजल्टेंट निकालने के लिए
रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला अपना, कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो थीटा क्या चीज़ है जरा फिर से बताओ। थीटा कुछ नहीं है, थीटा एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। ओके, इसी तरह से ये जो ए और बी हैं, ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने कहा है कि दो वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ए और बी की जो वैल्यू है वो बराबर है। अगर ए और बी बराबर होगा इसका मतलब चाहे ए रखिए चाहे बी रखिए, तो आप इसको कह सकते हैं इस तरह से कि अंडर रूट ए स्क्वायर कह सकते हैं इसको, बी को भी ए मान सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। और फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर। और उनके बीच का एंगल तो बताना ही है हमको, मेक्स एन एंगल थीटा। थीटा अगर एंगल बनाते हैं तो ये cos थीटा लिख दिया जाएगा कुछ इस तरह से, cos थीटा। ओके, ये कुछ cos थीटा हो गया। इसको बंद कर दो, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, टू इक्वल मैग्नीट्यूड मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो गया 2a स्क्वायर, और साथ में ये जो पहले से था 2a स्क्वायर, यहाँ पर cos स्क्वायर के साथ में, cos थीटा के साथ में cos थीटा, यहाँ पर ये cos थीटा हो जाएगा। ओके, तो मैं इसका थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट लगा हुआ है, ये पूरा अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 प्लस में, या 2 भी बाहर ले लीजिए, 2 भी बाहर आ जाएगा। थोड़ा मैं इसको पूरा मिटा लेता हूँ, पूरा साफ सुथरी भाषा में लिख देता हूँ। कैसे कि 2 अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर कॉमन आ गया। जब 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस है ये 1 प्लस cos थीटा, राइट। ओके, ये cos थीटा हो गया, इसको बंद कर लेते हैं। तो वहाँ बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा a अंडर रूट 2 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपके पास क्या होता है, cos 2 थीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी ले सकते हो आप cos 2 थीटा की जगह पे। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और ये चीज़ हमने वहीं से ही उठाई है। तो 1 अगर 2 थीटा होता है तब ये ऐसा होता है, अगर 1 प्लस cos थीटा होता है, एक्चुअली अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी, 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर होगी। अब अगर यहाँ पे 2 ना होके सिर्फ थीटा होता तो होता 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। अगर 2 थीटा होगा तो यहाँ पर एंगल थीटा होगा, जब सिर्फ थीटा होगा तो यहाँ पर एंगल आधा होगा, मतलब यहाँ पर 2 था एंगल cos 2 थीटा, मतलब 2 एंगल्स ट्वाइस ऑफ थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा था। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा का भी आधा है, मतलब जो भी एंगल होगा यहाँ पर उसका आधा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन cos थीटा। तो अगर सीधा इसके लिए cos थीटा लिखा जाए तो इसके लिए जो cos थीटा होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो एंगल होगा वो उसका आधा हो जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मैं पेन फिर से चेंज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर से मैं यहाँ पे एक छोटा ये पेंसिल टाइप का ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड में, ये 2 और ये वाला 2, ये दोनों 2 मल्टीप्लाइड में हो गया 4 हो गया। तो 4 का जो अंडर रूट बाहर आएगा वो आ जाएगा 2, तो मैं बाहर लिख दूंगा 2a हो गया।
और साथ में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो cos स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा cos, तो ये cos थीटा बाई 2। अब आप इसको फ्यूचर के लिए याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, वो ये कि अगर दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हैं, तब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पहले जो मैग्नीट्यूड है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड cos टाइम्स cos ऑफ एंगल का आधा, एंगल को आधा कर देंगे आप और cos के साथ में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2a से, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। मतलब अगर लेट्स से कोई दो वेक्टर कुछ इस तरह से दिए हुए थे, मैं यहाँ मिटा देना चाहता हूँ, यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर ये मिटा देता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मिटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो जो है, अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर कुछ इस तरह से थे कि ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कुछ a था और इसका भी मैग्नीट्यूड कुछ a था, ठीक है। तो जो इनका जो रिजल्टेंट है, मैं रिजल्टेंट के लिए पेन दूसरा ले लेता हूँ, जो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ओके। तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है ट्वाइस ऑफ ए, दोनों को दुगना कर दिया गया, मतलब एक जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो दोनों को दुगना कर दिया गया, एक को दुगना कर दिया गया है मैग्नीट्यूड को, और साथ में जो इनके बीच का एंगल है उसका आधा कर दिया गया है cos के साथ में, cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। थीटा क्या है, हाफ एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन है हमारा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन हम लोग सिखाने की बात करेंगे आपको। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर को मल्टीप्लाइड कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी वीडियो में बताया था कि जो वेक्टर है ना उसको कैसे जोड़ते हैं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाइड करने के जो तरीके हैं हमारे पास वो दो हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में अभी जानने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब होता है और स्केलर क्या मतलब। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो दो वेक्टर्स हैं ना, मैंने यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ, ये जो वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा कोई वेक्टर ए है और साथ में कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये कुछ बी वेक्टर है। अब इन दोनों का हमें डॉट निकालना है। डॉट निकालने के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड में दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में मल्टीप्लाइड करेंगे कॉस थीटा। अब ये बताइए कि थीटा क्या चीज है। थीटा अगेन एंगल बिटवीन, थीटा क्या चीज है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं, कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वेक्टर ए दे रखा है कुछ इस तरह से, मैं कहना चाहता हूं जैसे 2i, ये कोई वेक्टर दे रखा है 2 3j प्लस के 1k, मतलब के, ये के वेक्टर हो गया, मतलब यूनिट हमारा जो होगा के कैप हो गया। इसी तरीके से दूसरा मेरे को एक वेक्टर दे रखा है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, आप देखते रहिए। ये कुछ दे रखा है -i, ठीक है, प्लस ऑफ 2j। मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है ये चीज़। तो ये तीसरा है 3k। ओ माय गॉड, थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको दूसरा के फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया k, ओके। फाइनली अब हम लोगों को क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए a और b को आपस में डॉट करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी देखेंगे। साथ में हमें क्या चाहिए,
मल्टीप्लिकेशन, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ट्यूड निकालना है, तो मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, मतलब जितने भी कोफिशिएंट हैं उनका इंडिविजुअल हमने स्क्वायर कर दिया है। और फाइनली क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 15। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड आया है ये आया गया 15 आपके पास, ठीक है। और जो बी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग उसको, अंडर रूट -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसका तो कोई इशू नहीं है। साथ में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और अगेन ये भी फिर से क्या हो गया 15। तो मैं यहाँ पे 15 फिर से लिख दिया, रूट 15 फिर से लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों को डॉट करूंगा जिस तरह से मेरे को फॉर्मूले में दे रखा है a डॉट b, तो a डॉट b का मतलब क्या है, i को i से डॉट करूंगा और i को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं यहाँ से पेन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा मल्टीप्लाइड अपन लोग करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को, उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाइड भी करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस वहाँ पे ऐड किया गया था। अब जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो i को i से करेंगे। जब i को i से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × -1, 2 × -1, ओके। और प्लस ये हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2 मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही लिख देता हूँ। अभी डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा गलत हो गया, मिटा देता हूँ, फाइन। तो 3 × 2 हो गया और फाइनली मेरे पास 1 × 3 हो गया, 1 × 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरे पास -2 चलो मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं करेंगे, +6 एंड +3। तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो आपके पास 7 बचेगा। मतलब मैं अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 7 आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आई हैव टू राइट 7 ओवर हियर बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट सेज सो, ओके। तो मेरे को अब क्या लिखना है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया है, कितना आया, √15 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और साथ में दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो वो भी है 15, और साथ में क्या लिख दूंगा, cos थीटा का मतलब क्या हुआ, मतलब मेरे को एंगल बताना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा √15 अगर √15 हो जाएगा 15, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी, राइट। तो मतलब 7 = 15 और ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साफ सुथरी भाषा में, cos थीटा = 7/15। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 7/15, ओके। दिस इज इनवर्स, ओके, डू नॉट वरी अबाउट इट, दिस इज जस्ट एन इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई थिंक ये सब आपको दिखता होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही हैं, फाइन। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ।